subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहम के तारीख़ नवेसी के 8वें सबक सनत और तिजारत, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सनत और तिजारत। अब इस सबक में हम आज़ादी के बाद के दौर में सनत और तिजारत की मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए 1948 में सनतों को तवील मुद्दती क़र्ज़ मुहैया कराने के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन IIFC का क़याम अमल में आया। इसी तरह से 1954 ईस्वी में सनती शोबे की मज़ीद तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IDC का भी क़याम अमल में आया। देखिए, दो बहुत ही अहम इदारे हैं, एक है इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बहुत ही अहम इदारे हैं। आम तौर पर ये सनती तरक्की से ही किसी मुल्क की तरक्की तस्वुर की जाती है और वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब आज़ाद भारत में इसके मक़ासिद क्या थे? आज़ाद भारत में सनती तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना। अब 1948 में इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। इसका मकसद क्या था? सनती मंसूबों का तवील मुद्दती क़र्ज़ मुहैया कराना। दूसरा, 1954 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी क़याम अमल में आया। अब इसका मकसद क्या था? सनती शोबे को बड़े पैमाने पर तरक्की देना। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की कुछ अहम सनतें। कपड़े की सनत। मुल्क की कुल सनती पैदावार में कपड़े की सनत का तनासुब 14% है। इस सनत में मशीनी करगो यानी पावरलूम और दस्ती करगो यानी हैंडलूम करगो की सनत शामिल है। वह दस्ती सनत मेहनत तलब होती है। टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 की रोज से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसका काम अंदरूनी मुल्क इस सनत को बाज़ार मुहैया कराना और बरामद किए जाने वाले कपड़ों का म्यार तय करना होता है। अब देखिए, मुल्क की जो कुल पैदावार है उसका कितना फ़ीसद है ये, यानी कुल GDP का 14% होता है। अब इसमें दो किस्म की सनतें होती है, मशीनी करघे और दस्ती करघे, यानी हाथ से और पावरलूम और हैंडलूम दो तरीक़े से कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर तब्दीली लाने के लिए टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक कमेटी बनाई गई, जिसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि बुनकरों की मदद करे और जो बरामद किया जाने वाला कपड़ा है उसके मेयार को तय करे। अगला है रेशम की सनत। ये भी बहुत अहम सनत है। टेक्सटाइल वजारत के ज़ैर इंसराम ही इस सनत का कामकाज चलता है। बंगलुरु के सेरी बायोटेक रिसर्च लेबॉर्ट्री में रेशम के कीड़ों की अक़साम और शहतूत के दरख्तों पर तहक़ीक़ की जाती है। ये सनत ख़ुसूसी तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, जम्मू और कश्मीर में क़ायम है। इस सनत को उन रियासतों में वसअत दी जाती है जहाँ आदिवासी की अक्सरियत है। अब देखिए, रेशम की सनत जो है ये काफ़ी मेहनत तलब सनत होती है। अब ये किसके ज़ैर इंतज़ाम आती है? टेक्सटाइल वजारत के ज़ैर इंतज़ाम आती है। और इसके लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? सेरी बायोटेक रिसर्च सेंटर, ये बेंगलोर में है। और यहाँ पर रेशम के कीड़ों के अक़साम और शहतूत के दरख्तों पर तहक़ीक़ की जाती है। अभी कौन सी रियासतों में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? ये ज़्यादातर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर में। इस सनत को इन रियासतों में वसअत दी जाती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, काफ़ी मेहनत तलब होता है, सब्र आज़मा सनत है। पटसन की सनत। पटसन की पैदावार में भारत एक अहम मुल्क है। देखिए, पटसन जो ये है भारत में आज़ादी के पहले से ही बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो पटसन की सनत में भारत एक बहुत ही अहम मुल्क है। भारत से बड़े पैमाने पर पटसन दरामद किया जाता है। पटसन की सनत ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी काफ़ी ज़्यादा की जाती थी और ये काफ़ी मुनाफा बख्श सनत है, इसीलिए इसका बड़े पैमाने पर पटसन की पैदावार अंग्रेज़ों ने करवाई थी। अब पटसन से क्या क्या बनाते हैं? पटसन से एक तो मोटा कपड़ा बनाया जाता है, बोरे यानी कि थैले बनाए जाते हैं जिसमें अनाज वगैरह ले जाते हैं। रस्सियाँ बनाई जाती है, आपने अक्सर रस्सी देखी होगी भूरे रंग की, तो वो भी इसी से बनाई जाती है। अब अगला है मेगा क्लस्टर। क्या होता है?
मेगा क्लस्टर यानी बचत गट और दीगर फलाही तंजीमों यानी NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से बुनकरों की मदद करने वाली स्कीम बनाई गई थी मेगा क्लस्टर, और जिसमें खाम माल, डिज़ाइनिंग, मशीनें, तकनीक के फ़रोग़, बुनकरों की फलाह वगैरह के लिए मदद की जाती है। चलिए अगला देखते हैं दस्तकारी। दस्तकारी क्या है? ये मशक्क़त तलब शोबा है। मज़ीद रोज़गार की सलाहियत, कम सरमाया, ज़्यादा मुनाफा, बरामदात को दी जाने वाली तरजीह और मज़ीद ज़र मुबादला की वजह से दस्तकारों और नक्काशों को रोज़ी के ज़राए मैसर आए हैं। दीही और शहरी इलाक़ों में कारीगरों को बाज़ार मुहैया कराने के लिए दिल्ली हाट जैसा तशहीरी निज़ाम, मार्केटिंग नेटवर्क हर शहर में शुरू किया गया है। इनमें मुंबई शहर भी शामिल है। अब दस्तकारी क्या है? ये बहुत ही मशक्क़त तलब शोबा, यानी यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब इसकी वजह से इसमें ज़्यादा रोज़गार भी इसमें मिलता है। इसमें इंडिविजुअल काम होता है, यानी अकेले भी कोई काम कर सकते हैं। इसमें सरमाया भी बहुत कम लगता है और मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और गैर मुल्की इससे करेंसी आती है, फ़ॉरेन एक्सचेंज जमा होता है, गैर मुल्की ज़र मुबादला जमा होता है। अब ये दीही और शहरी इलाक़ों में दोनों जगह कारीगर इससे काम कर सकते हैं। दिल्ली हाट में भी इसका एक तशहीरी निज़ाम है। इसके अलावा मुंबई में भी तशहीरी निज़ाम बड़े पैमाने पर काम करता है। मोटर साज़ी की सनत। मोटर साज़ी में भारत एक अहम मुल्क है। यहाँ तैयार की जाने वाली गाड़ियाँ तकरीबन 40 ममालिक को बरामद की जाती हैं। देखिए, मोटर साज़ी में भारत एक बहुत ही अहम मुल्क बन गया है और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद से भारत में बड़े बड़े कारखाने बने हैं। तो यहाँ से 40 ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, हर किस्म की गाड़ियाँ। भारत में मोटर साज़ी की सनत के इस शोबे को सिजाइज शोबा यानी सनराइज शोबा कहा जाता है। मसलन भारत में बनने वाले ट्रैक्टर की सनत दुनिया की सबसे बड़ी सनत है और दुनिया के 1/3 ट्रैक्टर भारत में बनते हैं। यहाँ बनने वाले ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीकी ममालिक को बरामद किए जाते हैं। देखिए, भारत से 40 मुल्कों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, चाहे वो मोटर साज़ी में जो भी ट्रैक्टर हो या गाड़ियाँ हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब। भारत में मोटर साज़ी की सनत को सनराइज शोबा कहा जाता है और वो दुनिया में बनने वाले कुल ट्रैक्टर का 33%, 1/3 यानी 33% भारत में बनते हैं। तुर्की, मलेशिया और अफ्रीका में ये बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होते हैं, भेजे जाते हैं। सीमेंट की सनत। इमारत की तामीर और बुनियादी तामीराती काम में सीमेंट की सनत एक अहम मकाम रखती है। ये सनत टेक्नोलॉजी की तरक्की याफ्ता सनतों में से एक अहम सनत है। फ़िलवक्त भारत सीमेंट साजी में दुनिया का एक अहम मुल्क माना जाता है। देखिए, भारत में ही सीमेंट की इतनी ज़्यादा खपत है कि दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा भारत की ही मांग पूरी करनी चाहिए। हालांकि भारत इसे एक्सपोर्ट भी करता है, अफ्रीकी ममालिक को और एशियाई बहुत सारे ममालिक को सीमेंट एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी की तरक्की की याफ्ता सनत है ये। भारत में सीमेंट साजी में बहुत तरक्की की है, कई कारखाने लगाए गए हैं। चमड़े की सनत, ये मुल्क की बहुत बड़ी सनत है। यानी चमड़े की सनत जो है ये दोनों मुल्क की बहुत ही बड़ी सनत है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर चमड़ा, जूते चप्पलों के, और आगरा, कानपुर, कोल्हापुर वगैरह में कारखाने भी लगे हुए हैं चमड़े से जूते चप्पल वगैरह बनाने के। उसके अलावा चमड़ा बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी होता है बहुत सारे खलीजी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में और एशिया, अफ्रीका और चाइना में। नमक की सनत। फ़िलवक्त नमक साजी में भारत दुनिया का एक अहम मुल्क है। भारत में नमक की सालाना पैदावार 200 लाख टन होती है और आयोडीन वाले नमक का तनासुब 60 लाख टन सालाना है। अब देखिए, भारत में बड़े पैमाने पर ये भारत को एक बहुत बड़ा साहिल हासिल है। यानी दोनों तरफ भारत जो है एक जजीरे नुमा का इलाक़ा है, सब कॉन्टिनेंट है। तो इसके मशरक़ी और मगरबी साहिल दोनों तरफ से समंदर है। ख़ास तौर पर मगरबी साहिल में जो बहर अरब के क़रीब का इलाक़ा है, गुजरात, महाराष्ट्र से लगी सनत है, ख़ुसूसन गुजरात वगैरह में, यहाँ पर बड़े पैमाने पर नमक की पैदावार की जाती है। तो भारत में कुल 200 लाख टन नमक तैयार होता है, जिसमें आयोडीन नमक 60 लाख टन होता है। अगला है साइकिल की सनत।
साइकिल साजी में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पंजाब और तमिलनाडु में साइकिल साजी के कारखाने हैं। लुधियाना साइकिल साजी में मुल्क का एक अहम मरकज़ माना जाता है। नाइजीरिया, मैक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राज़ील जैसे ममालिकों भारत से साइकिलें बरामद की जाती है, यानी एक्सपोर्ट की जाती है। देखिए, साइकिल की सनत जो है दुनिया में, इसमें भारत बहुत सबसे आगे रहता है और बड़े पैमाने पर साइकिल जो है एक्सपोर्ट की जाती है नाइजीरिया, मेक्सिको, कीनिया, युगांडा, ब्राज़ील को। और बड़े कारखाने कहाँ पर है? ख़ास तौर पर लुधियाना, ये पंजाब में है, और उसके अलावा तमिलनाडु में। खादी और दीही सनत। दीही इलाक़ों में सनतकारी को फ़रोग़ देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे खादी ग्राम उद्योग भी कहते हैं, यानी खादी ये क्या है, कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इसके ज़ेर इंतज़ाम ये कायम किया गया है। यानी ख़ास तौर पर ये देही इलाक़ों में, यानी देहातों में यहाँ काम करता है। देही इलाक़ों की रिवायती सनतों, दस्ती सनतों यानी कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा मुकामी सतह पर मैसर ज़राए और नफरी क़ुव्वत के बल पर चलने वाली छोटी सनतों को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौके फ़राहम करना और छोटे छोटे देहातों को खुद कफ़ील बनाना इस कमीशन के मक़ासिद थे। देखिए, खादी और देही सनत यानी खादी ग्राम उद्योग जो है, ये देही इलाक़ों में सनतकारी को फ़रोग़ देता है। इसकी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क़ायम किया गया इसके वास्ते। अब ये रिवायती सनतों, दस्ती सनतों, कॉटेज इंडस्ट्री की मदद भी करता है। इसमें ख़ास तौर पर मकामी वसाइल और नफरी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है और छोटी सनतों को इसमें फ़रोग़ भी दिया जाता है। रोज़गार पैदा करने के ज़राए, देहातों को खुद कफ़ील बनाना इस कमीशन का एक बहुत ही अहम मकसद है। ज़राअत की सनत। ज़राअत को सनत का दर्जा देने की एक बहुत पुरानी सिफारिश है। भारत में रिवायती और जदीद दोनों तरीक़ों से ज़राअत की जाती है। बैलों की मदद से ज़राअत के बहुत से काम किए जाते हैं। इसी तरह हल चलाने, बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई, कुटाई जैसे कामों के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत के दीही इलाक़ों का एक अहम पेशा ज़राअत और इस पर मुनहसिर दीगर काम है। देहातों में ज़राअत और गल्लाबानी जैसे पेशे मुरव्वज है। 70% आबादी ज़राअत और ज़रूरी पैदावार पर मुनहसिर है। ज़राअत में मर्दों के साथ साथ औरतों का हिस्सा भी अहम है। भारत में मुख्तलिफ़ हंगाम यानी मुख्तलिफ़ मौसम में मुख्तलिफ़ फसलें उगाई जाती हैं। जवार, गेहूँ, चावल, तिलहन और दालें यहाँ की बहुत ही अहम पैदावार होती है। अब देखिए, जो ज़राअत है इसे सनत का दर्जा दिया जाना ये बहुत ही पुराना एक मांग रही है और इसीलिए अक्सर किसान इस किस्म की डिमांड करते रहते हैं। इसी तरह कपास से कपड़ा और गन्ने से शक्कर हासिल करने की सनतें भी बड़े पैमाने पर जारी हैं। अब हॉर्टिकल्चर यानी फल और सब्जियां भी बड़े पैमाने पर खेतों ही में उगाई जाती है। इन दिनों ज़रूरी पैदावार पर कीमियाई अमल करने वाली सनतें खूब फल फूल रही है। ज़राअत से इंसान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए दीही इलाक़ों में बैंक और बाहमी इमदाद के इदारों के ज़रिए किसानों को क़र्ज़ मुहैया किया जाता है। पंचायत समिति की जानिब से ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़रूरी तरबियती मंसूबे, ज़रूरी सैर, किसानों के इजलास वगैरह का इनेकाद किया जाता है। ज़राअत के औज़ार, बीज, खाद वगैरह भी फराहम किए जाते हैं। ज़रूरी यूनिवर्सिटियों के ज़रिए शोबे तौसी खिदमात की जानिब से किसानों को मिट्टी की शनाख्त करने, फलों के बाग, पौधखाने, माहीगीरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मवेशी पालन, दूध की तिजारत वगैरह की तरबियत दी जाती है। ज़िला के इलाक़ाई पेशों से मुताल्लिक़ रहनुमा इदारे की जानिब से भी रहनुमाई की जाती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए गोदाम यानी वेयर हाउस की तामीर के लिए मादी इमदाद भी की जाती है। ग़िज़ाई अजनास की पैदावार और फसल उगाने के तरीक़ों में भारत खुद कफ़ील होता जा रहा है। ख़तरा आबपाशी, नामियाती ज़राअत जैसे जदीद तरीक़ों से ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अब देखिए, ज़राअत को जो सनत का दर्जा दिया गया है इसमें इसके पीछे एक वजह भी है। यानी पहले रिवायती तरीक़े से बैलों की मदद से ज़राअत की जाती थी। अभी जदीद तरीक़े से मशीनों के ज़रिए खेती बाड़ी की जाती है। देही इलाक़ों का एक अहम पेशा है और यहाँ पर 70% आबादी इसके ज़ाहिर असर है। क्या कह के ज़राअत करती है। गल्लाबानी में ख़ास तौर पर फलों को उगाना,
और उसके अलावा ज़राअत में सब्ज़ियाँ उगाना ये भी अहम इसका एक हिस्सा बन गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो मौसम में मुख्तलिफ़ हंगाम में मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज उगाए जाते हैं, जैसे अनाज में तिलहन, दालें, कपास, गन्ना। अब कपास और गन्ना जो है ये नकदी फसलें हैं, ये इन तमाम और उसके अलावा फलों की अलग अलग किस्में उगाई जाती हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो आबपाशी के अलग अलग ज़राए हैं, खतरा आबपाशी, नामियाती खाद का इस्तेमाल करना, और इससे भारत अनाज के मामले में खुद कफ़ील हो गया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।